मोतीपुर गांव में राजू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी प्यारी के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जा रहे थे। मैं जा रहा हूँ खेतों पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेकर, और भाग्यवान थोड़ी सी लस्सी भी लेते आना। ठीक है, आप जाइए, मैं लेके आ जाऊंगी। राजू खेत पहुंचता है, थोड़ी देर काम करता है। तभी खेतों की मेड़ पर दो आदमी चल रहे होते हैं, जमींदार रतनलाल और उसका मुंशी बाबूलाल। साहब, ये है राजू, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 9 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब हैं, 2 पैसे कमा लेगा तो दुआ ही मिलेगी। ठीक है बाबूलाल, जाकर इसे बता दो। अरे ओ राजू, सुन तो, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है बाबूलाल भाई, मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। आओ राजू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। जी जमींदार साहब, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वह तुम्हारी मदद कर देगा और तुम्हारे घर पर भी भिजवा देगा। उसके बाद जमींदार वहाँ से चला जाता है और राजू फिर से खेतों में वापस आकर काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद प्यारी वहाँ पर आ जाती हैं। सुनिए जी, आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आता हूँ भाग्यवान। इसके बाद राजू प्यारी के पास पहुँच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है प्यारी। आज जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं, बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। शाम को राजू अपने घर की क्यारियों से सब्जियां निकालता है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त कुछ पकवान घर ले आता है, जिसे शाम के खाने के समय दोनों ही खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए और राजू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। प्यारी, मैं खेतों में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी भी पहुँचते ही होंगे। राजू खेत में गया। चल राजू, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। चलिए सब काम पर लग जाते हैं, सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल राजू के घर पर पहुंचा देना। सब ने मिलकर फसल काटी और 9 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां पर प्यारी आई। ये क्या, इतनी जल्दी काम हो गया? प्यारी, इसलिए ही तो कहते हैं एकता में बल होता है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वह हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही समय में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरिया राजू के घर तक पहुंचा दी। हम सब कल आकर बोरिया सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए चलते हैं। राजू और उसकी पत्नी ने सभी बोरिया घर में रख दी। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ, अब कल का इंतजार है। तभी आधी रात को राजू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए, सुनो सबके सब, ध्यान से घुसना, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरकार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे राजू के घर से बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह राजू की पत्नी प्यारी, सुनिए जी, उठिए ना, देखो ना क्या हो गया। क्या हो गया प्यारी, क्या बात है? उठिए ना, उठिए तो सही। ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया है? गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई है जी। क्या चोरी? कहाँ पर? गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। दोनों ही घर के गोदाम में जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। राजू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर जमींदार का आदमी आ गया। अरे भाई राजू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली। यह क्या कह रहे हो भाई, कहीं जमींदार जी गुस्सा ना हो जाए।
तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो ना, चलो उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना। राजू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर गया। क्या राजू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर पर चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम की सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में बेच तो नहीं दी? नहीं नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ दिनों तक राजू और प्यारी दोनों ही उदास थे। राजू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बड़े ध्यान से खर्च करता। राजू खाना खाने बैठा। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हैं हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेच कर नहीं होगा जी। पहले तो हम अनाज बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल पकने तक इंतजार करना होगा। आप ही बताइए ना, अब घर कैसे चलेगा। अचानक राजू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान, अचार। अचार? क्या मतलब है आपका? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ क्या? आप मेरे बारे में यह कैसे सोच सकते हैं? नहीं भाग्यवान, मैं तो यह कह रहा था कि हमारी समस्या का हल ये अचार ही है। वह कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वह खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी प्यारी ने जो बनाया है। तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद प्यारी अचार बनाने लगी और प्यारी ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और राजू चल पड़ा साइकिल पर अचार बेचने के लिए। राजू एक घर पर जाकर रुका। घर पर कोई है क्या भाई? अरे राजू भैया, आप यहाँ कैसे? ये क्या लेकर आए हो? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसलिए घर घर जाकर अचार बेचता हूँ। अचार खरीदना चाहोगे? जरूर, जरा चखाना तो भैया। भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितना हुआ? 200 रुपए में। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आता हूँ। ऐसे करते करते राजू दूसरे घर गया। बबलू भैया, घर पर हो क्या? अरे राजू, तू कैसा है भाई? और कैसा चल रहा है सब? उस चोर के बारे में सुना तो बहुत बुरा लगा। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं अब। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? हाँ भाई, खरीदते तो हैं। क्या हुआ? मैंने अचार बनाना शुरू किया है। क्या बात है, चखाओ तो। राजू ने उसे थोड़ा सा अचार चखाया। अरे वाह, किसने बनाया? प्यारी ने बनाया है। बताओ भाई, खरीदोगे? भाभी को बोलना बहुत अच्छा अचार बनाते हो, बड़ा ही कमाल का। हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरे से भी तो खरीदता ही हूँ, इससे अच्छा तुमसे ही खरीद लूंगा। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? 200 रुपए किलो। राजू ने आदमी को अचार दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। राजू घर पहुंचा। आप आ गए, कैसा गया आज का दिन? किसी ने कुछ खरीदा क्या? प्यारी, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना जी, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसको बेचने का। पूरी बात तो सुन लो भाग्यवान, लोगों ने कुछ नहीं बल्कि सब कुछ खरीद लिया है। देखो जाकर टोकरी में। प्यारी टोकरी के पास गई और उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी सारा का सारा अचार बिक गया था। प्यारी बहुत खुश हुई। अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहना और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा ही करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए। क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना जी। कल से आप थोड़ा अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर तक गांव में भी जाना। ठीक कहा तुमने, कल से मैं ऐसा ही करूंगा और तुम कल से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। इसके बाद प्यारी अचार बनाना शुरू करती हैं और कुछ दिनों तक राजू बाजार में सब्जियां बेचता है।
कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और राजू उसे बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके प्यारी का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद राजू एक दुकान भी खोल देता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर राजू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है राजू, तुम्हारी दुकान तो चल पड़ी। यह तो सबका प्यार है जमींदार साहब। जरा अचार चखाना तो। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये लीजिए, आप भी इसे चखिए। यह तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। ठीक है जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग राजू के घर पर नहीं पहुँचे। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए, कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा, तब उठकर उसका सामान भी दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब राजू और प्यारी उठे तो फिर से चोरी हो चुकी थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। राजू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ। उन्हें कहीं और से पता चला तो कहीं वे गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, आप सामान लेना, अब सब कुछ आपके ऊपर ही है। राजू जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए हमने जो अचार बनाया था वह चोरी हो गया। यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ, वह तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज से तुम्हारा सामान। जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इस बार कुछ हुआ तो देख लेना। राजू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोके। इस बार राजू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब आया ना मजा। मेरे घर पर तो तुम्हें जैसे आदत ही पड़ गई थी चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें यह करके? ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी दो, पानी दो, हमारी आंखें जल रही हैं। चलो बताओ, अब क्यों कर रहे थे मेरे घर पर चोरी? यह सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। ये सब करने के लिए हमें बाबूलाल ने कहा था। क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ कर दीजिए। आप पुलिस को मत बुलाना। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं जमींदार की मदद से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी राजू भैया, हमें माफ कर दो। अगले दिन राजू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार को सारी बात बताई। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन कर दो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ कर लाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के मटके ले आते हैं। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर पर हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो। हमें तुम पर नाज है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद राजू अपने घर लौट गया और इसके बाद से राजू के घर में कभी भी चोरी नहीं हुई और राजू का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा।